बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 क्लास 7 से रक्त और हमारा शरीर पाठ की व्याख्या करूंगा। इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या की जाएगी। यह पाठ यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने विज्ञान पर आधारित, जीव विज्ञान पर आधारित रक्त और हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर में रक्त का क्या उपयोग है, उसकी कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है, रक्त की संरचना के बारे में, रक्त के कितने ग्रुप हैं और रक्त को किस तरह से हम सुरक्षित भी रख सकते हैं जिससे कि लोगों को आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो सके, इन सब के बारे में एक निबंध की शैली में लिखा गया है जिससे कि बच्चों को आसानी से ये समझ में आ सके। पाठ में 3 पात्र हैं, अनिल और उसकी बहन दिव्या तथा डॉक्टर दीदी, जिसके माध्यम से इस पाठ की व्याख्या की गई है। मैं अब आपको पाठ की व्याख्या करूंगा। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह वैसे तो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से थकान महसूस करती है। उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। चिड़चिड़ापन आ गया है। अस्पताल में जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। यहाँ रक्त की कमी का मतलब है कि रक्त में आयरन की कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। तो उन्होंने कहा कि पहले हम जांच कराते हैं, यानी ये शुरुआती लक्षण है रक्त की कमी के जो दिव्या के शरीर पर नज़र आ रहे थे। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली और शीशी पर डाल दी, फिर स्लाइड पर लगा दी और अनिल को कहा कि तुम कल आकर के रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन डॉक्टर के दीदी के पास अनिल गया और उनके पास जाकर के बैठ गया। डॉक्टर दीदी उस समय सूक्ष्मदर्शी द्वारा, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जांच पूरी करने के बाद साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। यानी रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया की। एनीमिया का मतलब है कि लौह तत्व की कमी हो जाती है रक्त में। वैसे माना जाता है कि व्यक्ति के वजन के अनुपात में 3 से 5 ग्राम तक हमारे शरीर में लौह तत्व यानी आयरन होता है और इसकी कमी से रक्त की कमी मानी जाती है, जिसे हिंदी में रक्त अल्पता कहा जाता है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस बात को जानने के लिए तुम्हें पहले रक्त की बनावट, रक्त की संरचना को जानना होगा। देखने में तो रक्त हमारा लाल रंग का दिखता है, लेकिन अगर इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो ये किसी भानुमति के पिटारे से कम नहीं। आपके पाठ में प्रश्न अभ्यास है कि रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार एक पेटी में अनेक प्रकार की अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं, उसी प्रकार रक्त में अनेक तत्व होते हैं, यानी अनेक तत्वों से मिलकर के रक्त की संरचना होती है और जो हमें दिखता लाल रंग का है, लेकिन उसमें और भी रंग होते हैं रक्त के अंदर, यानी जिन चीज़ों से वो बनता है। तो मोटे तौर पर इसके 2 भाग हैं। एक भाग वह जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी रक्त की जो संरचना है उसका 60% हिस्सा प्लाज्मा का होता है, जो जल, प्रोटीन, साल्ट यानी लवण और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अन्य दूसरा भाग जो है वो कई प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जो पूरे रक्त का लगभग 40% होता है। और उस दूसरे भाग में 3 कण होते हैं, लाल रंग के कुछ कण, कुछ सफ़ेद रंग के कण और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। लाल रक्त कणों को अंग्रेजी में RBC, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं।
तथा सफ़ेद रक्त कणों को WBC वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं तथा डिम्बाणुओं को प्लेटलेट्स कहते हैं। ये तीनों प्रकार के कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। उसे फोकस किया गया और बोली देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं जिनका रंग लाल होता है। स्लाइड देख करके मानो अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, यानी गोल और दोनों तरफ अवतल। इनका जो बाहरी किनारा होता है वो मोटा होता है और जो मध्य का भाग होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है। इस तरह से इनकी बनावट बालूशाही की तरह दिखती है। इनकी संख्या भी रक्त की बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त में यानी 1 माइक्रोमीटर रक्त में अगर इनकी संख्या देखें तो 40 से 55 लाख कण होते हैं। 40 से 55 लाख के बीच में ये कण मिलेंगे और इनकी अधिक संख्या के कारण ही हमें जो रक्त का रंग है वो लाल नज़र आता है। ये रक्त कण हमारे शरीर में दिन रात काम करते हैं। इन रक्त कणों में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक की जगह हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है जिसे रेड ब्लड सेल्स रहता है। ये सामान्यतः लोगों में लगभग 12 ग्राम से लेकर के 15 या 16 ग्राम के बीच में माना जाता है। और इस हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं यानी RBC हैं वो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में यानी पूरे शरीर के जितने भी सेल हैं वहाँ तक ये पहुँचाने का काम करते हैं, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम, और वहाँ से वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस हार्ट तक लाने का काम करते हैं, जिससे बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाती है और हार्ट में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है यानी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल जाती है और फिर वो सेल की ओर पहुंचाने का काम करने लगते हैं। इन रक्त कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है, यानी 100 से 120 दिन के बीच इनकी अवधि होती है। अब आप सोचेंगे कि अगर हमारे रक्त कण इतनी जल्दी नष्ट होते हैं यानी 120 दिन लगभग 4 महीने में, तो फिर बनेंगे कैसे, कहाँ से आते हैं? ये एक बड़ी समस्या है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नए कणों का, नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में के भाग में जो हमारा होता है, अस्थियों के मध्य खोखला भाग जहाँ मज्जा होती है, तो अस्थि मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं और जहाँ इन रक्त कणों का निर्माण हमेशा होते रहता है, प्रतिदिन होते रहता है। अब जब कोई कारखाना है, एक उदाहरण दिया गया है, कारखाने का मतलब कि जहाँ आपकी किसी चीज़ का निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ कच्चा माल चाहिए, कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी वस्तु जिससे किसी चीज़ का आप निर्माण कर सकें। तो रक्त कणों के लिए कच्चा माल क्या होगा? उनके लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट हमें कैसे प्राप्त हो सकती हैं? आप प्रोटीन या आयरन ले करके अंदर डाल दो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में पौष्टिक आहार के रूप में जाती हैं। हम जो पौष्टिक आहार लेते हैं, जो संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, हमें ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिसमें ये सभी तत्व एक उचित मात्रा में हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रकार की चीज़, एक ही जो तत्व की चीज़ लगातार खाते रहें और बाकी चीज़ें अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको लगेगा कि हमने भोजन तो किया लगातार, लेकिन शरीर में रक्त की कमी हो सकती है या अन्य समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए हमें हरी सब्जी, फल है, दूध है, अंडा, गोश्त है, चना है, आयरन के लिए चना और गुड़ है, पालक का इस्तेमाल है हरी सब्जियों के रूप में। तो इन सब चीज़ों का अगर हम
प्रयोग करेंगे उचित मात्रा में तो ये स्वस्थ आहार रहेगा और शरीर को जो कारखाने हैं उनको समुचित तत्व मिल जाएंगे, आरबीसी या और दूसरे तत्व बनाने में सुविधा होगी। तो आवश्यकता अनुसार ये कच्चा माल हमें मिल पाता है। और नए रक्त कण, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो नए रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इन आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। और जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, आयरन की मात्रा कम हो जाएगी। जब इन तत्वों की कमी होगी तो हमारा शरीर इस चीज़ को महसूस करने लगेगा दूसरे लक्षणों के रूप में, जैसा कि इस दिव्या के पर नज़र आया कि भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन है और चक्कर आना, थकान महसूस करना, ये सारी समस्याएं आने लगेंगी। ये प्रारंभिक लक्षण हैं और अगर अधिक कमी होती है तो अन्य गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो अनिल ने फिर एक मन में जिज्ञासा आई अनिल की, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल का अगला सवाल था। दीदी बोली, हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन एनीमिया के अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी तो है ही, लगभग 60% आबादी पौष्टिक आहार की कमी से जूझती रहती है। इसके अलावा इस रोग का एक अन्य बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम साफ सफाई रखें। खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से पहले उन्हें साफ सुथरा और अच्छी तरह से पका करके ही खाएं, जिससे कि उसमें कोई कीटाणु या कोई वायरस ना जा सके। साफ पानी पिएं। पानी को अगर साफ नहीं मिलता है तो उबाल कर उसे पी सकते हैं, जिससे कि सारे कीटाणु नष्ट हो जाएं। एक किस्म के कीड़े ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन पर रहते हैं, बहुत ही छोटे, जो खुली आंखों से कई बार दिखाई भी नहीं देते। जब हम नंगे पैर ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे तलवों में जो रोम छिद्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी वो किसी प्रकार हमारी रक्त नलिकाओं में पहुंचते हैं तो वो फिर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। वो हमारी आंतों में पहुंच जाते हैं और वहाँ आंत पर चिपक करके जो भी हम पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं उनको वो खाते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अस्थि मज्जा, जो कारखाने हैं आरबीसी के, वहाँ तक पौष्टिक आहार पहुँचता ही नहीं है। यानी पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स नहीं पहुँचते। यानी बीच में ही एक तरह से ऐसे कीटाणुओं के द्वारा चोरी कर लिए जाते हैं। यानी आपने माल की सप्लाई की, लेकिन जहाँ पहुँचना है कारखानों तक वहाँ नहीं पहुँचा, बीच में किसी ने उनको हाईजैक कर लिया, चोरी कर लिया। तो ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनसे बचने के लिए हमें शौच आदि का प्रयोग, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करनी चाहिए। अनिल को ये बात, बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई और उसने कहा कि यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणों के अलावा अन्य कण भी होते हैं, जैसे सफ़ेद कण और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स। इनका क्या काम है शरीर में? डॉक्टर दीदी ने अनिल की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। इनका काम है कि शरीर में जो रोगाणु हमला करते हैं बाहर से, क्योंकि हमारे आसपास तमाम तरह के रोगों के कीटाणु विद्यमान हैं, हम हमेशा वायरस के हमलों से प्रभावित होते रहते हैं, तो हमारा शरीर इनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है और उस प्रोटेक्ट करने का काम है सफ़ेद कणों का, यानी WBC का। ये संघर्ष करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में आए ही नहीं, और यदि आता है तो उससे लड़ करके उसे ख़त्म कर देना। लेकिन जब रोगाणुओं की क्षमता उनसे अधिक हो जाती है तो हमारा शरीर उनसे भी प्रभावित हो जाता है। जैसे इस समय तत्कालीन समय में कोरोना के जो वायरस है उससे हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है और हम अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन जिनका इम्यूनी सिस्टम यानी बहुत मजबूत है, यानी ये सफ़ेद कण बहुत अच्छे से मजबूती से काम करते हैं, वो काफ़ी हद तक इनसे बच पाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो सफ़ेद कण हैं, इन्हें वीर सिपाही यानी लड़ने का काम, एक योद्धा का काम है। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है। आप आश्चर्य करेंगे, 1 से लेकर के 4 दिन तक
बहुत ही कम समय, यानी इनकी संख्या बनती रहती है। लेकिन पूरे रक्त में इनकी जो मात्रा है, अनुपात है, वो बहुत ही कम होता है। यानी आरबीसी के अनुपात में 600:1 का रेशियो रहता है, यानी 5000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। जबकि आपने आरबीसी को देखा था कि 40 से लेकर 55 लाख तक होती है और इनकी संख्या 5 से 10,000 के आसपास होती है प्रति मिलीमीटर रक्त में। तो ये आपका आरबीसी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि विषाणुओं का काम क्या है। चोट लगने पर जब रक्त का जमाव होता है, जब अगर हमें चोट लग जाती है, थोड़ा बहुत ब्लड निकलने लगता है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ रक्त जम जाता है और ब्लड निकलना बंद होता है। जब अगर कोई थोड़ी ज़्यादा निकलता है तो हम उसे हाथ से या किसी बाहरी चीज़ से दबाव दे देते हैं, थोड़ी देर तक हाथ की उंगली से प्रेस किए रहते हैं, तो कुछ देर बाद रक्त वहाँ जम जाता है और निकलना बंद होता है। इसकी व्यवस्था हमारे रक्त में ही है। ये प्लेटलेट्स में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन वाला प्रोटीन है। अन्य प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन इस प्रोटीन की सहायता से रक्त नलिकाओं में, रक्त वाहिकाओं में जो कट गई है जहाँ पर, वहाँ मकड़ी के जैसा एक जाला बुन जाता है और प्लेटलेट्स जाकर के वहाँ चिपक जाते हैं और इस तरह से वो जो कट है वो भर जाता है। अनिल बोला कि दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून तो बहता ही चला जाता है। डॉक्टर दीदी ने समझाया कि हाँ, जब कभी अगर रक्त यानी वो कट या चोट ज़्यादा लगी हुई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई तेज़ धार वाले चीज़ से अगर ज़्यादा कट लग गया गहरा, तो इन्हें मुश्किल होती है रक्त को रोकने में। तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जाते हैं। फिर वो वहाँ टाँके लगा करके, यानी टाँके प्लास्टिक से या किसी चीज़ से जो बनते हैं उससे सिल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि वहाँ भी वही स्थिति है कि बाहर से हम ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि जिससे कि जो रक्त का जमाव है उसमें मदद मिल जाए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है। हम सफ़ेद कपड़े से भी बांध सकते हैं, जब तक कि टाँके नहीं लगते हैं तो कपड़े से बांध सकते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े से। साफ़ सुथरे इसलिए है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। और फिर हम जाकर के डॉक्टर के पास जाकर के उसमें टाँके लगवा लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रक्त का बहाव ज़्यादा हो जाता है शरीर में अचानक कमी आ जाती है जब हमारे रक्त की, तो हमें बाहर से भी चढ़ाना पड़ता है, ऊपर से भी रक्त देना पड़ता है शरीर में व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति का हम रक्त नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि बाहर से देखने में सभी का रक्त एक जैसा लगता है, लेकिन सभी का रक्त एक जैसा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है और ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करने के बाद ही किसी दूसरे के शरीर पर रक्त चढ़ाया जाता है। ये किस आधार पर भेद होता है? प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन की भिन्नता के कारण से रक्त के 4 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ओ ऐसा ग्रुप है जिसे सर्वदाता कहते हैं, यानी डोनर। वो किसी उस रक्त का ग्रुप किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ए बी ग्रुप ऐसा है, उसको वो किसी भी ग्रुप से रक्त ले सकता है, वो सर्वग्राही है, यानी सभी से ले सकता है। ए और बी जो ग्रुप हैं, ए से ही ले सकता है, बी से ही ले सकता है। लेकिन चूंकि ए बी ओ से ले सकते हैं तीनों, इसलिए इनको यानी ये फ़ायदा मिल जाता है। ओ जो ग्रुप है वो ओ से ही ले सकता है, वो सबको दे तो सकता है लेकिन ग्रहण ओ से ही कर सकता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 4 ग्रुप हो गए, ए बी और ओ। तो ये हमारे रक्त के 4 ग्रुप हैं। इसमें एंटीजन भी होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं। इसके और भी भेद हैं जो आप बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। आगे पाठ में निबंध में है कि ऐसी आपात स्थिति में अगर हमें रक्त नहीं मिलता है किसी व्यक्ति का या अचानक ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, इसकी आपूर्ति कैसे होगी। तो ऐसे आपातकाल के लिए पूरे देश में ब्लड बैंक बनाए गए हैं,
यानी जैसे बैंक में हम पैसा या रुपए जमा करते हैं, उसी प्रकार से ऐसे संस्थाएं या ऐसे हॉस्पिटल में जगह बनाई गई है जहां ब्लड को, रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है मतलब उसकी जांच पड़ताल करके बाद सुरक्षित रखा जाता है कि किसी को कभी भी ज़रूरत है तो वहां से आप ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां रक्तदान करना होगा, अपना भी रक्त देना होगा, जिससे कि वहां आपूर्ति बराबर बनी रहे, भंडार में सुरक्षित रखा जा सके। तो अनिल की जिज्ञासा और बढ़ी और उसने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? डॉक्टर दीदी ने कहा कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, लगभग 18 वर्ष की उम्र, 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं 1 बोतल रक्त लेना। तो यहाँ बोतल या बॉटल का मतलब है 300 मिलीलीटर रक्त, वो लिया जाता है। रक्तदान करने में लोगों का एक भ्रम है कि शरीर में कमजोरी आती है कि हमारा ब्लड निकल गया, लेकिन पूरे रक्त शरीर में लगभग औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो 300 मिलीलीटर रक्त निकल जाने पर ऐसी कोई कमजोरी नहीं आती है। ये निराधार है यह विचार। कुछ दिनों में ही हमारा शरीर उसको कवर कर लेता है। हम पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ा देते हैं तो जल्दी ही हमारा रक्त की जो भरपाई है वो हो जाती है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो ये बड़ी बात होगी, डॉक्टर दीदी ने समझाया। अनिल में एक उत्साह जागृत हुआ और उसने कहा कि फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। डॉक्टर दीदी ने उसको शाबाशी दी। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। रक्त की जो संरचना है, उसकी कमी से जो बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। यदि और भी आपको जिज्ञासा है तो बायोलॉजी पार्ट में इसमें जा कर के आप अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी विषय के हिसाब से, निबंध के हिसाब से ये इतना लिखना या इससे आंसर बनाना पर्याप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी प्रश्न अभ्यास के उत्तर हैं वो आसानी से जो मैंने आपको पाठ समझाया है उसके माध्यम से आप बना लेंगे। पाठ को इसे प्रश्न अभ्यास करते समय जब सुनेंगे दोबारा तो आप बहुत बड़ी ही सहजता से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपको। अगर आपको ये पाठ समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों को, अपने साथियों को जो NCERT की बुक पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।